अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। नाज़रीन, हमने फ़ेज़ इक्विलिब्रिया पर एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हमने फ़र्स्ट 3 लेक्चर्स में पहले तो हमने देखा कि हमारे पास फ़ेज़ क्या होता है, फ़ेज़ को किस तरह फाइंड करते हैं, किसी सिस्टम में कितने फ़ेज़ेस हैं, हम उनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने उसके बाद कंपोनेंट देखा कि कंपोनेंट क्या होता है और हमें कितने कंपोनेंट्स बताना ज़रूरी होते हैं किसी भी सिस्टम में, और इनको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है वो भी हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखा। लेक्चर नंबर 3 था जो हमारा, उसमें हमने और एक बेसिक कंसेप्ट था जो था डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं। ये 3 बेसिक लेक्चर्स के बाद मैं सोच रहा था कि अब हम 1 कंपोनेंट सिस्टम, 2 कंपोनेंट सिस्टम, जो आपकी क्यूरियोसिटी है कि हम किस क्या जो 1 कंपोनेंट सिस्टम है या 2 कंपोनेंट सिस्टम है, वाटर सिस्टम पढ़ें, हम सल्फ़र सिस्टम पढ़ें, तो ये बड़ा एक तजस्सुस होता है और बड़ा शौक़ की बात होती है। मगर उससे भी पहले एक हमें डेरिवेशन करना ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, जिसको पढ़े बिना हम जो वाटर सिस्टम है या सल्फ़र सिस्टम है, उनके ग्राफ्स में जो अचानक सी जो फंबलनेस या डेविएशंस आती हैं, उनको हम नहीं समझ पाएंगे अगर हमें क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का पता नहीं होगा। तो चले हम क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन हम देखते हैं और उसकी डेरिवेशन करते हैं। बेसिकली जब थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं तो ये वहाँ पाई जाती है, मगर इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जब अब हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और जब हम फेज़ रूल पढ़ते हैं, इसकी एप्लीकेशंस यहाँ पर हैं। ज़्यादातर इसका फार्मूला डायरेक्टली दिया होता है, मगर हम इसकी जो डेरिवेशन है वो आज करके देखते हैं कि बेसिकली ये डेरिवेशन कैसे होती है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंसीडर करता हूँ, मेरे पास कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, कोई भी एक सिस्टम है, इसमें मेरे पास 2 फेजेज़ इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं। हमारे पास वो फेजेज़ सॉलिड लिक्विड फेज़ इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ठीक है, वो लिक्विड गैस फेज़, ठीक है, इक्विलिब्रियम में हो सकता है, या फिर हमारे पास सॉलिड डायरेक्टली सब्लिमेशन जिसे हम कहते हैं, वो गैस फेज़ में इक्विलिब्रियम में हो सकता है। इन तीनों फेजेस का इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब है कि सॉलिड फेज़ में से जो चेंजिंग आ रही है वो लिक्विड फेज़ की तरफ जा रहा है, मगर लिक्विड फेज़ चाहता है कि वो सॉलिड, मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि काम रुका हुआ है। काम रुका हुआ का मतलब ये नहीं होता कि इक्विलिब्रियम में हमारे पास कोई काम हो ही नहीं हो रहा होता। होता ये है कि जैसे मैं कंसीडर करता हूँ कि हमारे पास बेसिकली लिक्विड और गैस मेरे पास ना वो इक्विलिब्रियम में है। मैं इस सिस्टम में लिक्विड और जो गैस है उसको इक्विलिब्रियम में लेता हूँ, ठीक है, लिक्विड और गैस मेरे पास इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जैसे एक मॉलिक्यूल हमारे पास वाटर का इवेपोरेट होगा, ठीक है, वो जाएगा इसमें गैस फेज़ में, ठीक है, गैस फेज़ में, तो उतने ही हमारे पास वेपर बनेंगे, मॉलिक्यूल बनेंगे जो वाटर के, तो हमारे पास चेंजिंग कोई नहीं आ रही होती, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि जो चेंजिंग है वो नहीं आ रही, मगर फंक्शन हो रहा होता है कि लिक्विड जो है वो लिक्विड का एक मॉलिक्यूल वेपर फेज़ में जा रहा है, वेपर का एक जो है वो वापर कंडेंस होकर लिक्विड में आ रहा है, तो ये चेंजिंग हो रही होती है। अच्छा, इक्विलिब्रियम का आपको पता है कि इक्विलिब्रियम बजाते खुद बता रहा होता है कि यहाँ पर जो हमारी गिब्स एनर्जी है वो ज़ीरो होती है। ये आपने याद रखना है कि जब जहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन है, यहाँ पर भी हमारी गिब्स एनर्जी ज़ीरो होगी, यहाँ पर भी गिब्स एनर्जी ज़ीरो है, यहाँ पर भी गिब्स एनर्जी ज़ीरो होती है। अब मैं अगर बात करूँ कि यहाँ तक तो गिब्स एनर्जी ज़ीरो है, मगर मैं इससे पहले गैस या लिक्विड लिखने से पहले मैं अगर ये यहाँ पर ये लिख लूँ, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि लिक्विड और गैस मेरे इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, लिक्विड और गैस मेरे इक्विलिब्रियम में है, मगर मैं यहाँ पर लिख लूँ, अगर लिक्विड की जगह पर कंपोनेंट ए लिख लूँ और गैस की जगह पर कंपोनेंट बी लिख दूँ, ठीक है, यानी कि फेज़ बी लिख दूँ, मैं कहता हूँ ए और बी जो है इक्विलिब्रियम में है। ए चाहता है मैं बी की तरफ जाऊँ, बी चाहता है ए की तरफ जाऊँ, और इस कशमकश में इन दोनों ने इक्विलिब्रियम अटेन किया हुआ है। तो मैं कहता हूँ जो हमारी ए की गिब्स एनर्जी होगी, मैं उसे कहता हूँ गिब्स एनर्जी ए, ठीक है, इसकी मैं कहता हूँ गिब्स एनर्जी बी। अब गिब्स एनर्जी ए और बी ये दोनों की इक्विलिब्रियम पर हमारी है ज़ीरो। अब जब
ए जाएगा बी की तरफ या बी जाएगा ए की तरफ तो चेंज आएगा गिब्स एनर्जी में, ठीक है। गिब्स एनर्जी में चेंज आएगा, चेंज आएगा तो हम कहेंगे कि गिब्स एनर्जी चेंज हुई है। गिब्स एनर्जी के चेंज को हम कहते हैं, गिब्स एनर्जी के चेंज होता है हमारे पास चेंज इन गिब्स एनर्जी, ठीक है। गिब्स एनर्जी बी की माइनस गिब्स एनर्जी जो ए की है, अगर हम उसे माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल जी आएगा, ठीक है, डेल जी जो कि बी माइनस ए होगा। ये हमारे पास चेंज इन गिब्स एनर्जी होता है। अगर यहाँ पर ही मैं कुछ इंटरप्रिटेशंस आपको शुरू से मैं ही बता देता हूँ कि अगर हमारे पास चेंज इन गिब्स एनर्जी जो है वो आए पॉजिटिव, ठीक है, तो क्या मतलब होता है उसका। अगर आए हमारे पास नेगेटिव, ठीक है, तो हमारे पास क्या मतलब होता है। और ज़ीरो आए तो क्या मतलब होता है। ज़ीरो आए तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ज़ीरो हो तो हमें पता है कि हमारा जो भी सिस्टम है उसकी गिब्स एनर्जी अगर ज़ीरो हो तो वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, ठीक है। तो हमारी एक कंडीशन ठीक हो गई। अगर आए हमारे पास नेगेटिव, नेगेटिव अगर आएगा तो वो सिस्टम हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये डेरिवेशन से पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें बताता जा रहा हूँ, बाद में ये मिस हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारा सिस्टम वो अगर किसी भी सिस्टम की गिब्स एनर्जी हमारे पास माइनस या नेगेटिव आएगी तो वो हमारा सिस्टम नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर पॉजिटिव आएगी तो इसका कंट्रारी स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये भी देख लेना है कि इक्विलिब्रियम अगर हमें बता रहा है ना कि हमारे इक्विलिब्रियम बजाते खुद बता रहा होता है कि गिब्स एनर्जी जो है वो हमारी इधर ज़ीरो है, तो इसी तरह गिब्स एनर्जी जो है वो हमें बताती है स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताती है। अगर ज़ीरो हो तो हमारा इक्विलिब्रियम अटेन है, अगर ज़ीरो से पीछे नेगेटिव में चले जाएंगे तो हमारा सिस्टम उस जगह पर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। और अगर ज़ीरो से आगे चले जाएगा, इक्विलिब्रियम से भी आगे चला जाएगा तो हमारा सिस्टम उस जगह पर हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। इसके बाद हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम अटेन है। अब हम जा रहे हैं डेरिवेशन की तरफ, तो आपकी तवज्जो ज़रूरी है अब, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि मेरा जो ए है वो इक्विलिब्रियम में है बी के, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है बी के। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ इनकी गिब्स एनर्जी है जी ए जी बी, ठीक है। और यहाँ पर ये है ज़ीरो। ये मैं बात दोबारा से शुरू कर रहा हूँ ताकि आप अब डेरिवेशन की तरफ ज़रा गौर से देख पाएँ। अब मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ तक तो इक्विलिब्रियम सेम था, मगर मैंने प्रेशर, ठीक है, और टेम्परेचर को चेंज किया, ठीक है, और टेम्परेचर चेंज किया तो इसमें जो इसकी गिब्स एनर्जी है उस पर फ़र्क आएगा, ठीक है। क्योंकि इक्विलिब्रियम जब आप कहते हैं ना कि मैंने कंडीशंस चेंज की तो वो इक्विलिब्रियम से या तो पीछे चला जाएगा सिस्टम या आगे चला जाएगा, तो इसमें गिब्स एनर्जी में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो गिब्स एनर्जी में चेंज इस तरह आएगा कि इसका जी ए था तो हमने क्या चेंज किया है बेसिकली डी पी एंड डी टी, इसमें हमने चेंज किया है। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है उसकी जो गिब्स एनर्जी है उसमें चेंज आएगा, तो इसमें चेंज आएगा जी ए प्लस डी जी, ठीक है, और इसका जी बी प्लस डी जी। अच्छा, आपको पता है यहाँ पर इक्विलिब्रियम थोड़ा डिस्टर्ब हुआ और इक्विलिब्रियम में इनके चेंजिंग आ गई, मगर आपको पता है कि जब भी हम चेंजिंग करते हैं इसकी या इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके प्रेशर में कुछ ऐसी वेरिएशन आएंगी, वो सिस्टम चाहेगा, ठीक है, वो सिस्टम कंपनसेशन करेगा इक्विलिब्रियम में किसी भी चीज़ की ज़्यादती या कमी की। ये हम पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स में कि जब भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो वो सिस्टम जाता है उस तरफ जिस तरफ उसका जो इक्विलिब्रियम है उसकी चेंजिंग जो है वो इक्विलिब्रियम दोबारा अटेन करवाए, ठीक है। तो हमें पता है कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम दोबारा अटेन हो जाएगा तो हम कहेंगे जी ए यानी गिब्स एनर्जी ऑफ ए इन चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ, ठीक है, डी जी ए प्लस इज इक्वल टू जी बी प्लस चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ डी जी बी, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पर आकर दोबारा बराबर हो जाएंगे। अब हमें पता है कि जो गिब्स एनर्जी ए की होती है और गिब्स एनर्जी बी की इक्विलिब्रियम पे वो हमारे पास सेम होती है, तो हम इस पोर्शन को कट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ पर आप गौर करेंगे थोड़ा सा चेंज होता जाएगा काम। ये हमारे पास डी जी बी, ये हमारे पास चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ कंपोनेंट ए या फेज़ ए जो इक्विलिब्रियम में है दूसरे कंपोनेंट्स, उन दोनों की जो गिब्स एनर्जी की चेंज है वो अब बराबर हो गई। अब हमें पता है कि जो गिब्स एनर्जी होती है जी इज़ इक्वल टू, ठीक है, चेंज इन गिब्स एनर्जी जो होता है हमारे पास बेसिकली ये हम पीछे पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में कि वो हमारे पास होता है वी डी पी, ठीक है, वॉल्यूम चेंज इन प्रेशर
माइनस एस इंट्रोपी और चेंज इन प्रेशर। ये देखें डी चेंज इन प्रेशर और डी टी चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ तक हम आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम उस डेरिवेशन की तरफ आ रहे हैं। तो अगर हम इसे पुट करें इसी इक्वेशन में, जो इक्वेशन हमने बनाई ये, ठीक है, इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी कि यहाँ पर डी जी ए का लिखना है ना, तो हम लिखेंगे वी ए डी पी, ठीक है, माइनस एस ए डी टी और वी बी डी पी माइनस एस बी डी टी। अच्छा, मैंने एस डी टी और डी पी के साथ क्यों नहीं ए और बी लिखा, क्योंकि दोनों के लिए जो चेंजिंग है, चेंज इन प्रेशर और चेंज इन टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है। तो इस तरह इस पर हम नहीं लिखेंगे कि चेंज इन प्रेशर और चेंज इन टेम्परेचर दोनों के लिए डिफरेंट है, तो ये तो सेम है। यहाँ पर अब आप क्या करें कि जो डी पी और डी टी वाली हैं उनको आप साइड पर ले लें एक, ठीक है। तो वी ए डी पी माइनस वी बी डी पी इज इक्वल टू एस ए, ठीक है, माइनस उधर चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, एस ए डी टी माइनस एस बी डी टी। अब आप क्या करेंगे, जो वी डी पी है इसको कॉमन ले लेंगे और डी टी यहाँ से कॉमन ले लेंगे। सो हमारी डेरिवेशन अब यहाँ तक पहुँची थी। यहाँ पर आप क्या करें, डी पी जो आपके पास है उसको कॉमन ले लें, ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा वी ए माइनस वी बी, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर डी टी कॉमन आ सकता है तो आप डी टी कॉमन ले लें, एस ए माइनस एस बी। यहाँ तक जब आप पहुँच जाएंगे तो आपने क्या करना है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। इस इक्वेशन पर आकर अब आपने क्या करना है, जो चेंजिंग दी है इसको आप साइड पे कर लें, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डी पी बटा डी टी चेंज इन यूनिट प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट टेम्परेचर इज इक्वल टू एस ए माइनस एस बी, ठीक है, और वी ए माइनस वी बी। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 3। अब क्या करना है आपने कि जो इक्वेशन 3 आई है इसको कुछ इस तरह लिख लेना है। आप कुछ इस तरह करेंगे कि जो आपके पास जो फार्मूला होता है ना, असल में वो आपने सेकंड कंपोनेंट को माइनस करना होता है फर्स्ट कंपोनेंट से। तो हमारे पास तो फर्स्ट कंपोनेंट पहले लिखा हुआ है, तो आप इनके चेंज ऑफ साइन इन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो डी टी, ठीक है, तो माइनस एस ए हो जाएगा, पॉजिटिव एस बी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये माइनस वी बी और माइनस वी ए प्लस वी बी, या फिर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को कि माइनस एस बी प्लस एस ए, सॉरी माइनस एस ए डिवाइडेड बाय एस वी बी, सॉरी माइनस वी ए। तो ये इक्वेशन इस तरह भी लिखी जा सकती है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर माइनस, ये तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे डी पी और डी टी इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास होता है ना डेल एस, ये हमारे पास जो होता है ये क्यू के बराबर चला जाएगा, ठीक है, क्यू आवर टी माइनस टी डॉट डेल वी। इस दर जब हम पहुंच जाएंगे तो ये हमारे पास क्लैपिरॉन इक्वेशन कहलाती है, क्लैपिरॉन इक्वेशन। ये है हमारे पास बेसिकली क्लैपिरॉन इक्वेशन डिराइव हो गई, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा और डेरिवेट करेंगे कि इंटीग्रेट हमारे पास सिस्टम निकल आए, कि इंटीग्रेट सिस्टम आ जाए तो हम उस दर किस तरह ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। सो हम अभी तक जो हमारे पास इक्वेशन है वो कुछ यूं होगी कि डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू क्यू ओवर टी डॉट डेल वी। तो यहाँ पर जो डेल वी है, हम अगर इसे एलिमिनेट करना चाहें, इसकी वैल्यू हम लिखना चाहें, तो हमारे पास इक्वेशन है एक पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो एन हमारे पास हम 1 मोल लेकर चल रहे हैं, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। तो वी हमारे पास आ जाएगा आर टी, ठीक है, आर टी ओवर पी। तो यहाँ हम इसको वी की जगह पर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में। तो डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू क्यू ओवर टी डॉट, अब जो इसका ऊपर है वो नीचे लिखा जाएगा आर टी, ठीक है, इसको लिखते वक्त मल्टीप्लाइड बाय पी,
तो ये P इधर आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ मानकर चलूँ कि मेरे पास जो ये इक्वेशन है इसमें हो ये रहा है कि H2O जो है, ठीक है, गैस फॉर्म में, सॉरी लिक्विड फॉर्म में, और H2O जो है गैस फॉर्म में, ये मेरे पास इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो जब लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में तो हम क्या कहते हैं, ये वेपोराइजेशन प्रोसेस है, वेपोराइजेशन प्रोसेस है, वेपोराइजेशन प्रोसेस है। तो यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी तो लिखेंगे ना, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, तो हम जहाँ पर डेल एच वेपोराइजेशन भी लिखेंगे तो हमारे पास क्यू की जगह पर आ जाएगा डेल एच, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी डी पी आवर डी टी इज इक्वल टू डेल एच वेपोराइजेशन क्रॉस वही पी आ जाएगा डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर आर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी हमारे पास 4। इसके बाद क्या करेंगे आप कि जो आपके पास P है ना उसको आप ले जाएं दूसरी साइड पे, ये जो P है ऊपर, ठीक है, इसको आप ले जाएं डी पी बटा डी टी डॉट 1/P इज इक्वल टू डेल एच वेपोराइजेशन टी स्क्वायर आर। तो ये इक्वेशन आपके पास हो जाएगी 5। इसमें आपको बेसिकली मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैथमेटिकल अगर स्टेप, अगर एक दो स्टेप स्किप करूँ तो ये एक मैथमेटिकल तरीका है कि इस तरह की जो फॉर्म आ जाए आपको, आप उसको लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। इससे पहले बल्कि आपको डी टी को उधर ले जाना पड़ेगा, ये हो जाएगी बेसिकली डी पी डॉट 1/P इज इक्वल टू डेल एच वेपोराइजेशन ज़रब डी टी, ठीक है, बटा आर और ये टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आपके पास जब बन जाएगी तो अब आप इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह कि डी लॉग, ठीक है, डी लॉग पी, ये मैं ज़रा जो एक दो स्टेप हैं उन्हें स्किप कर रहा हूँ, अगर कुछ लोगों को समझ आ जाएगी, नहीं तो आप ये मैथमेटिक्स की जो प्योर बुक्स हैं उनमें जाकर ये देखेंगे इस तरह का फंक्शन तो आपको कुछ नज़र आ जाएगा। बेसिकली ये क्लैपिरॉन इक्वेशन इतनी वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे डेरिवेशन के लिहाज से, तो आप सिर्फ जस्ट ये देखने की कोशिश करें कि ये जो डेरिवेशन है आती किस तरह है, ठीक है। तो डी लॉग पी इज इक्वल टू डेल एच, ठीक है, ओवर आर डॉट डी टी ओवर डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास अब तक बन गई। अब हम जब इसको, हमने कहा था कि इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे, हम इंटीग्रेटेड सिस्टम के लिए अगर बात करें, इंटीग्रेटेड सिस्टम पर अप्लाई करना है इस इक्वेशन को, तो हम इसका ले लेते हैं इंटीग्रेशन लेते हैं प्रेशर 1 से प्रेशर 2 तक, ठीक है। तो हम इसका इंटीग्रेशन जब लेंगे, इधर भी लेते हैं इंटीग्रेशन, इसको हम लेते हैं T2 से T1 तक। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या डेरिवेशन आती है। उस डेरिवेशन से हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो होगा log P, ठीक है, P2 टू P1, ये वैसे ही रहेगा, ठीक है, चेंजिंग फैक्टर्स, डेल एच इज इक्वल टू -1/T, ये उस इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स हैं, ठीक है। ये आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मैथमेटिक्स की जो कंटेंट्स हैं उनमें जाकर आप इसको अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो इसको जो अब लिखने का हमें पता होता है कि अगर ये डिवीजन में है तो आप इस तरह लिख सकते हैं log P माइनस P2 माइनस log P1, ठीक है। तो ये जो ln है ये नेचुरल लॉग है बेसिकली हमारे पास, इसे हम कहते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है, इसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। इसके बाद होगा क्या, इज इक्वल टू डेल एच ओवर आर, ठीक है, इंटू 1 माइनस 1/2 T2 माइनस 1/T1। ये जो टिनिंग फैक्टर्स हैं ये अंदर आ जाएंगे,
ये भी एक मैथमेटिकल रूल है। तो डेरिवेशंस में काफ़ी सारे मैथमेटिकल रूल्स होते हैं, आपको उन पर गौर करना होगा। इसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, ये देखें, ये माइनस में है तो हम इसको डिवीजन में लिख सकते हैं, ये भी एक मैथमेटिकल रूल है, ठीक है, ये भी रूल है। अब इसको कन्वर्ट करने में जब माइनस में हो तो हम इन्हें डिवीजन में लिख सकते हैं। तो हमारे पास होगा log P2 और log P1, तो ये भी हमारे पास मैथमेटिकल एक रूल है। फिर उसके बाद आ गया डेल H और R, ठीक है, इनटू हमने इनको लिया एलसीएम, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा T2 माइनस T1 टू T2 T1। तो ये हमारे पास इनका एलसीएम लेने से ये रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद अगर मैं नेचुरल लॉग को, ठीक है, चेंज करूं, देखें लॉग कॉमन आ गया, P2 बटा P1 इज इक्वल टू डेल H ओवर R इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 T1। अगर इस लॉग को, नेचुरल लॉग को मैं इसकी वैल्यू चेंज करना चाहूँ तो आपको पता है इसकी वैल्यू होती है 2.303 P2 ओवर P1, ठीक है, डेल H ओवर R T2 माइनस T1 T2 डॉट T1। तो ये हमारे पास अभी तक का केस है। अगर मैं इसे log 10 की, ठीक है, log 10 वाले केस में ले जाऊं, यहाँ पर मैं अगर कर दूं log बेस पावर 10, तो P2 ओवर P1, ये बेसिकली जो अब लिखने जा रहा हूँ मैं, ये हमारे पास एंड रिजल्ट आएगा 2.303 इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 T1। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है, ये हमारे पास क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन कहलाती है, क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। तो ये बेसिकली हमारे पास क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन की डेरिवेशन आ गई। अब हम इसकी एक एप्लीकेशन देख लेते हैं शॉर्ट से टाइम में, ठीक है, कि इसको हम अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। जी, तो मैं मानकर चलता हूँ कि हमारे पास H2O आइस फॉर्म में, यानी कि सॉलिड फॉर्म में, वो इक्विलिब्रियम में है H2O लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो और दूसरा केस मैं मानकर चलता हूँ मेरे पास है कि H2O, ठीक है, ये एप्लीकेशन है हमारी क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन की, ठीक है। H2O हमारे पास लिक्विड फॉर्म में और H2O है हमारे पास गैस फॉर्म में, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये दो इक्विलिब्रियम है जिसमें एक हमारा सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में है और एक में एक लिक्विड और हमारा एक गैस इक्विलिब्रियम में है। तो इस पर हम क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, तो हम लिखते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन थी क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन, वो थी dP ओवर dt इज इक्वल टू डेल H ओवर T इंटू V2 माइनस V1। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर डेल H के साथ अब क्या लिखेंगे आप, वेपोराइजेशन लिखेंगे, फ्यूजन लिखेंगे या सब्लिमेशन लिखेंगे। तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो आप कहते हैं कि ये हमारे पास फ्यूजन हो रही है, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, फ्यूजन। और जब हम यहाँ पर लिखेंगे dP ओवर dt, तो हमारे पास ये डेल H कौन सा होगा, यहाँ पर लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको पता है ये तो वेपोराइजेशन है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और T इंटू V2 माइनस V1। अब क्या होगा कि हमारे पास ये जो V2 माइनस V1 है, इन्हीं की सारी गेम है, ठीक है, कि V2 जो है वो हमारे पास कौन सी, ठीक है, वॉल्यूम है, वो किस चीज़ का वॉल्यूम है, वो है लिक्विड का, और V1 जो है वो वॉल्यूम है हमारे पास सॉलिड का, ठीक है। तो हम इनकी जो, जब हम वॉल्यूम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो V आइस, जो सॉलिड का वॉल्यूम होगा वो लिक्विड से ज़्यादा होता है। जब हम अगर बात करें टेम्परेचर की वाटर के 0 to 4, ये मैंने कहा था कि जब हम वाटर सिस्टम की बात करते हैं तो कुछ डेविएशंस आती हैं। वैसे तो लिक्विड फॉर्म का वॉल्यूम ज़्यादा होगा और सॉलिड फॉर्म का वॉल्यूम कम होगा, मगर जब हम बात करते हैं टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, तो हमारी इधर कॉन्ट्रैक्शन होने की बजाय, ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन होने की बजाय इस जो रेंज है टेम्परेचर की, यहाँ पर एक्सपांशन होता है, ठीक है।
यहाँ पर एक्सपेंशन होती है तो और हमारा जो सॉलिड वाला है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपका जो कुछ इक्वेशन का रिजल्ट आने वाला है वो ये है कि डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल एच, ठीक है, फ्यूजन डिवाइडेड बाय टी। अच्छा अब देखें कि V2 जो है वो सॉरी V1 जो है वो बड़ा है और V2 छोटा है। तो देखें जब आप समझ लें यहाँ पर 3 है, माइनस जब आप करते हैं V1 जो है वो हमारे पास बड़ा है ना, क्योंकि हमारा आइस का वॉल्यूम बड़ा है। तो मैं यहाँ पर समझ लें मैंने V2 जो बड़ा था, ठीक है, लिक्विड जो हमारे पास है उसका हमने वॉल्यूम लिया है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपांशन हुई, ठीक है। तो V2 जो है वो लिक्विड का वॉल्यूम है, तो V2 जो है वो हमारे पास 3 है और V1 जो है वो बड़ा है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 6। तो जब आप 3 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस जवाब आएगा ना, ठीक है। तो DP ओवर DT जो ओवरऑल आंसर आएगा वो माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस फॉर्म में है, ठीक है। वो जो हमारा नेगेटिव है वो स्पॉन्टेनियस है यहाँ पर सिस्टम। तो ये रिज़ल्ट हमने कहाँ से निकाला? हमने क्लासियस क्लापिरॉन इक्वेशन की जो एप्लीकेशन है उसके ज़रिए निकाला। हमें पता चला कि जो सिस्टम है उसकी इस वक्त सिचुएशन क्या है, वो स्पॉन्टेनियस फॉर्म में मौजूद है हमारा ये सिस्टम, अगर हमारा आइस और लिक्विड हो इक्विलिब्रियम में। तो अगर हम जो नेक्स्ट देखें तो अगर यहाँ पर है हमारा लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पर आपको पता है जो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो मच 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 लार्जर देन लिक्विड वॉल्यूम। आपको पता है 1 मोल मैंने लिया है लिक्विड का और 1 मोल लिया है सॉलिड का, तो इनका इतना फ़र्क नहीं होगा, मगर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितनी जगह घेरता है और 1 मोल लिक्विड का बहुत ही कम घेरता है। तो हमारा जो गैस का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो DP ओवर DT, तो हमारे पास जो डेल एच वेपोराइजेशन है इसका आंसर थोड़ा चेंज आएगा, क्योंकि T हमारा V2 जो है वो बहुत बड़ा है। तो हमारे पास ये मैंने समझ लिया, मैंने 10 ले लिया, V2 बहुत बड़ा है, दूसरा ले लिया मैंने 5, तो हमारा ये जो आएगा ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो इस एप्लीकेशन ऑफ क्लासियस क्लापिरॉन से हमें ये पता चला कि हमारा जो सिस्टम है इस वक्त वो नॉन स्पॉन्टेनियस फॉर्म में है, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन में है। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बड़ा इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन को ड्राइव करके दिखाया मैंने आपको, जिसमें हमने क्लासियस क्लापिरॉन इक्वेशन का पढ़ा, फिर उसके बाद हमने इसकी थोड़ा सा सिस्टम्स के बारे में पढ़ा कि सिस्टम किस तरह इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, और फिर हमने इसकी 2 एप्लीकेशंस भी पढ़ी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, थैंक्स फॉर वॉचिंग।